हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 9 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 10th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या एक इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट ये आपको 4 ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉजेज अ डिलिबरेट चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद अ व्यू टू इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल एंड द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट। तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या करती है, इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उससे चेंज आता है। मॉनेटरी पॉलिसी हैज एन इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो खर्चा है, रेवेन्यू है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड इससे जो है अल्टीमेटली जो प्राइस लेवल चेंज है यानी इन्फ्लेशन वगैरह है, जीडीपी, जो नेशनल आउटपुट है, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट। अगला जो स्टेटमेंट 2 है वो ये कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी जो है रेगुलेट करता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इन इकोनॉमी को रेगुलेट करता है और इससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट यानी बैंक कितना लोन दे सकता है, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये कह रहा है फिस्कल पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी हुई है, फिस्कल पॉलिसी पढ़ी हुई है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है जहां पे मैंने ये दोनों ही टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जानते हैं वो समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या गड़बड़ की गई है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। देखिए मॉनेटरी मतलब क्या है, मनी से रिलेटेड है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, मॉनेटरी पॉलिसी से क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए उसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और उसी से फिर इंपैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट। ठीक है, तो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है इट कॉजेज द चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा, गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू के सोर्सेज है, इन सबसे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड होती है फिस्कल पॉलिसी। और जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी है, नेशनल आउटपुट है, इन सब से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों फॉल्स है। यहाँ पे इन्होंने मॉनेटरी को फिस्कल बता दिया, फिस्कल को मॉनेटरी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों फॉल है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट द मनी सप्लाई, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट। जबकि जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी कॉजेज अ डिलिबरेट चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन्होंने जस्ट स्वैप कर दिया, गलत कर दिया। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में भी बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल, पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दूसरे चैनल पे भी मैं रिसर्च मेथोलॉजी, इनकम टैक्स, एचआरएम जैसे सब्जेक्ट मैंने दूसरे चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। तो जरूर मेरे दोनों चैनल को ही सब्सक्राइब करिएगा। दोनों चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट
जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर वीडियो मिलते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, ठीक है। एंड मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी a company reduces price to reward customer response such as volume purchase, paying early or promoting the product। ये क्वेश्चन समझ में आया? आपको बताना है इनमें से, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसके तहत कंपनी प्राइस को कम करती है टू रिवॉर्ड द कस्टमर। कस्टमर को पुरस्कृत करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी क्या करती है, प्राइस को रिड्यूस करती है। अगर कस्टमर वॉल्यूम परचेज करे, यानी अगर कस्टमर बल्क में परचेजिंग करे, ज्यादा परचेजिंग करे, ठीक है। अगर कस्टमर अर्ली पे कर रहा है, ठीक है, पेइंग अर्ली, जल्दी पे कर रहा है, ठीक है। एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट को, तो उस केस में कंपनी प्राइस एडजस्ट करती है, प्राइस को रिड्यूस करती है। तो वो इन चारों में से किस कैटेगरी में आता है, वो स्ट्रैटेजी इन चारों में से किस कैटेगरी में आती है? क्या वो डायनेमिक प्राइसिंग है, क्या वो प्रमोशनल प्राइसिंग है, क्या वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, या वो डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग है? तो वो कौन सी प्राइसिंग है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप तब कर लेंगे जब आपको चारों टाइप की जो प्राइसिंग है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए वही तरीका यूज करते हैं, मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में बताती हूँ, फिर देखिएगा आप ही खुद ही आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं, नहीं यहां से शुरू करते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तो साइकोलॉजिकल, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है? ये वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो इंपैक्ट करती है कस्टमर के सब कॉन्शियस माइंड को, साइकोलॉजी को इंपैक्ट करती है, यानी सब कॉन्शियस माइंड जो है ये कस्टमर का है इसको इंपैक्ट करती है। यानी इसमें क्या होता है, बेसिकली गुड्स या सर्विसेज इनको प्राइस किया जाता है स्लाइटली लोअर देन होल नंबर, स्लाइटली लोअर देन होल नंबर, यानी होल नंबर नहीं इसमें प्राइस किए जाते हैं, स्लाइटली लोअर देन होल नंबर। जैसे कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का है तो उसे 100 रुपए नहीं मार्क किया जाएगा, उसको कितने में बेचा जाएगा, 99 रुपए। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है कस्टमर को, कस्टमर को लगता है सस्ता है, ठीक है, 200 नहीं रेट किया जाएगा, 199 रेट किया जाएगा। तो दिस इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। अगला जो है प्रमोशनल प्राइसिंग, नेक्स्ट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। तो प्रमोशनल प्राइसिंग भी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, सेल्स की एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें कंपनी क्या करती है, टेम्परेरली, ठीक है, टेम्परेरली जो है प्राइस को रिड्यूस कर देती है, टेम्परेरली प्राइस को रिड्यूस कर देती है टू अट्रैक्ट द मोर, कह लीजिए कस्टमर, और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए टेम्परेरी कुछ समय के लिए प्राइस को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो दिस इज प्रमोशनल प्राइसिंग, प्रमोट करने के लिए, जैसे आप देखते हैं ना सेल आती है बीच में, तो दैट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। नेक्स्ट जो है डायनेमिक प्राइसिंग। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आप आज हेडफोन लगा के मेरा लेक्चर सुनिएगा, मेरा गला थोड़ा सा खराब है आज। नेक्स्ट इज डायनेमिक प्राइसिंग। अगली क्या है, डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग को सर्ज प्राइसिंग भी कहते हैं, डिमांड प्राइसिंग भी कहते हैं, डिमांड प्राइसिंग भी कहते हैं, टाइम बेस्ड प्राइसिंग भी कहते हैं, ठीक है, टाइम बेस्ड प्राइसिंग। ये जो डायनेमिक प्राइसिंग है ना, इसका कुछ और नाम भी है, इसको सर्ज प्राइसिंग भी कहते हैं, डिमांड प्राइसिंग भी कहते हैं, टाइम बेस्ड प्राइसिंग भी कहते हैं। तो ये जो बेसिकली जो डायनेमिक प्राइसिंग है ना, ये क्या है, ये वो कह लीजिए प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है जिसमें जो बिजनेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल प्राइस रखते हैं, ठीक है, डिमांड को देखते हुए करंट मार्केट की डिमांड को देखते हुए यहाँ पे वो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रखते हैं। देखिए डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है, ठीक है, तो वही है डायनेमिक प्राइसिंग। तो डायनेमिक प्राइसिंग वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी क्या रखती है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रखती है, यानी मार्केट की डिमांड को देखते हुए प्राइस को घटाती बढ़ाती रहती है। तो दिस इज डायनेमिक प्राइसिंग। अगर टेम्परेरी थोड़े समय के लिए अगर कंपनी अपनी प्राइस को कम कर दे प्रमोशन के पर्पज से, सेल लग रही है सेल के पर्पज से, तो दैट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। अगर होल नंबर से थोड़े से कम प्राइस पे चार्ज किया जाए प्रोडक्ट को, 100 की जगह 99 रुपए, ठीक है, 500 की जगह 499 चार्ज किया जाए, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। एंड सबसे पहला क्या है, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग, ठीक है। तो आपने ये तीनों तो पढ़ लिया। अब आपने देखा क्वेश्चन में इन तीनों की तो बात नहीं हो रही है, यानी ये तीनों तो आंसर है नहीं, तो बचा यही, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट ये है क्या, चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग, तो कंपनी क्या होती है,
डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर को, कुछ अलाउंसेस देती है कस्टमर को इफ कस्टमर इज परचेजिंग इन बल्क। अगर ये सब ऑप्शन रहते हैं ना जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं कि अगर आप बल्क में परचेज करें तो उस पर डिस्काउंट इतना मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन पे भी मिलता है ना कि अगर 2000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 150 रुपए ऑफ मिल जाएगा या 200 रुपए ऑफ मिल जाएगा। तो ये क्या है, वॉल्यूम में अगर परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट या अलाउंसेस मिल जाएंगे। या अगर आप अर्ली पेमेंट करेंगे, ऐसे भी तो ऑप्शन होते हैं ना कि अगर कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो प्राइस ज्यादा है, बट अगर आप तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो प्राइस कम है। तो ये सब जो मेथड होता है ना, दिस कम्स अंडर डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग, ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग लीगल इनैक्टमेंट इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट। यानी ये जो कुछ एक्ट्स हैं, यहाँ पे 5 एक्ट दिए गए हैं, आपको इनको किसमें अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ईयर्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। पहला क्या है, द माइन एक्ट, अगला क्या है, द मिनिमम वेज एक्ट, अगला क्या है, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, नेक्स्ट इज अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, तो ये 5 एक्ट आपको दिए गए हैं, तो आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यानी यहाँ पे तो आपको ईयर लर्न होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 5 एक्ट दिए गए हैं, आपको इनका ईयर पूछा जा रहा है और इन ईयर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ईयर याद ही करने होंगे, ठीक है। ये एक्ट किस ईयर में आए हैं ये याद करने होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें आया है दैट इज सबसे पहला इसमें से कौन सा है, सबसे पहला है मिनिमम वेज एक्ट। सबसे पहला कौन सा है, मिनिमम वेज एक्ट। भारत जब आजाद, ओ सॉरी 19, जब भारत आजाद हुआ था उसके 1 साल बाद आया था ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 में, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो सबसे पहले जो इन पांचों में आया है वो है मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये एक्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक्ट बेसिकली रिलेटेड है जुरिडिक्शन विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फिक्सिंग द वेजेस। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए थे कि वो मिनिमम वेजेस फिक्स करें। अगर कोई वर्कर काम करता है किसी फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी में, तो उसे कम से कम उतना मिनिमम वेज रेट फिक्स करे गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर उससे कम कोई कंपनी पे करती है तो वो किस में आएगा, वो आएगा फोर्स्ड लेबर में, फोर्स्ड लेबर में आएगा कि जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यही एक्ट आया था, मिनिमम वेज एक्ट। नेक्स्ट जो आया था दैट इज माइन एक्ट। अगला जो आया था 1952 में आया था, दैट इज माइन एक्ट। माइन यानी खदानों में जो काम करते हैं। ये एक्ट बेसिकली रिलेटेड था हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर हु आर वर्किंग इन माइंस। वो वर्कर जो माइन में काम कर रहे हैं, कोयले की खदान में, चाहे ऑयल की माइन में, चाहे मेटल की किसी की माइन में काम कर रहे हैं, बेसिकली उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर के लिए एक्ट आया था। इसमें जो है कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो माइनिंग कंपनी के जो ओनर हैं, उनको कहा गया था कि ये उनकी ड्यूटी है कि वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर की हेल्थ को इंश्योर करें, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आया था। फिर उसके बाद आया था अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है। उसके बाद आया था अप्रेंटिस एक्ट 1961 आया था। ये एक्ट बेसिकली देखिए, अप्रेंटिस एक्ट यानी ये एक्ट बेसिकली रिलेटेड था रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। जो अप्रेंटिस होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अप्रेंटिस जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने, क्या कंट्रोलिंग होगी, उससे रिलेटेड ये एक्ट था, 1961 में आया था, ठीक है। उसके बाद आया आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। उसके बाद 1974 में आया, 1972 में आया था, 1972 में आया था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो इस एक्ट में कहा गया था कि ग्रेचुटी पे की जाएगी एम्प्लॉय को हु आर वर्किंग इन रेलवे। वो एम्प्लॉय जो रेलवे में काम कर रहे हैं, जो पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ऑयल फील्ड में काम कर रहे हैं, जो प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, जो माइनिंग में काम कर रहे हैं, जो शॉप्स पे काम कर रहे हैं, उन सबको क्या दी जाएगी, ग्रेचुटी दी जाएगी। तो ये 1972 में आया था। नेक्स्ट जो एक्ट आया था, अब आखिरी यही बचा है, नेक्स्ट जो एक्ट आया था, ठीक है, दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये कब आया था, 1986 में आया था, ठीक है। ये कब आया था, 1986 में आया था। तो चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, उनका काम करना, ठीक है, उनका एम्प्लॉय ये किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करना, दिस इज प्रोहिबिटेड एज पर दिस लॉ।
तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1986 में, जिसमें चाइल्ड लेबर जो था प्रोहिबिटेड था, मतलब बच्चे किसी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एज वगैरह सब कुछ डिफाइन किया गया था। तो अब मैंने सारे ईयर यहाँ पे लिख दिए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या आया था? मिनिमम वेज एक्ट आया था 1948 में। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद माइन एक्ट आया था 1952 में। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था अप्रेंटिस एक्ट 1961 में। उसके बाद आया था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, और उसके बाद आया था आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मेरा गला काफी खराब है, इसलिए मैं स्पेशली इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज ही बना रही हूँ। तो चलिए, लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।